होती है कि वो ड्यूटी फी ये सब चीजें लगा सकती है। अपने उसके अंदर ये बात करेंगे कि भाई जो बेसिक चीजें हैं, जो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है ड्यूटी या फी लगाने की, बिल्कुल है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन पे स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी या फी नहीं लगा सकती है? तो इन शॉर्ट क्या क्या चीजें हैं ऐसा पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसी ही बातें पूछी जाती हैं। जो क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं वो बता देता हूं। ड्यूटी फी किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा। लाइसेंस को लेकर जो कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस, सरेंडर ऑफ लाइसेंस, कैंसलेशन हो गया, सस्पेंशन, कैंसलेशन, सस्पेंशन, सरेंडर हो गया। सरेंडर के बाद एक और है विड्रॉल है, ऐसे करके कुछ और एक है। विड्रॉल, ठीक है। ये दो तीन चीजें पूछी जाती हैं भाई, कैंसलेशन कब होता है, विड्रॉल कब होता है, विड्रॉल से रिलेटेड कुछ एक बातें हैं। ओके, तो अब अपने क्लास चालू करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने ड्यूटीज एंड फी को लेकर। लाइसेंस का मतलब आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना चलेगा सेक्शन 25 से लेकर 33 तक, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, लिख देते हैं। एक है सेक्शन 25 से लेकर आपका चलता है 27 तक। उसके बाद आपका चलता है 29, 28। मार्कर कहाँ गया? सेक्शन 28 से लेकर 33, 25 से 27 ए है। वैसे 27 ए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे अपने। दो चीजें आज अपने पढ़ेंगे। पहला, ड्यूटी एंड फी। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लाइसेंस बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जिसके अंदर यही पढ़ना है कि लाइसेंस सरेंडर को लेकर कुछ एक बातें हैं, लाइसेंस विड्रॉ को लेकर कुछ एक बातें हैं। ये इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, यहां से इंडेक्स का क्वेश्चन आए बहुत कम चांस है कि भाई इंडेक्स का बेस क्वेश्चन आए, बट फिर भी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर इंडेक्स में कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी अपने देख लेंगे। तो सबसे पहले अपने आते हैं ड्यूटी एंड फी को लेकर। ड्यूटी एंड फी, ड्यूटी एंड फी को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 25। उसी के अंदर सबसे ज्यादा बातें बताई गई हैं। उसके अलावा जितने भी सेक्शन हैं, 25 के बाद आपका आ जाता है 26, 27, 27 है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक को आप इस तरह से पढ़ेंगे कि भाई सेक्शन 25 से 27 ए जो है वो ड्यूटी एंड फी की बात करता है, जिसके अंदर सेक्शन 25 तो पावर देता है ड्यूटी लगाने की, तो इम्पोज ड्यूटी। और सेक्शन 27 को लेकर बस इतनी सी बात लगा याद रख लेना कि पावर देता है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है फी लगा सकती है फॉर लाइसेंस या लीज। लाइसेंस बोल दो, लीज बोल दो, जो भी सेक्शन 13, 16, 18, सेक्शन 18 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो भी लाइसेंस या लीज देता है ना, सेक्शन 18 है जो ये सिंपल सी बात बोलता है कि बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के, उनके द्वारा दिए गए लाइसेंस, उनके द्वारा दिए गए परमिट या पास के, आप कोई भी इंटॉक्सिकेंट, दारू, ड्रग्स बना नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, ये सब चीजें हैं। तो सेक्शन 18 तो लाइसेंस और लाइसेंस या परमिट के बारे में बात करता है, लीज के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 25 तो पावर देता है टू इम्पोज ड्यूटी, सेक्शन 27 पावर देता है टू इम्पोज फी। अब उसके अलावा जो यहाँ पे बातें पढ़ने वाली है, पहली चीज, ड्यूटी किन चीजों पर लगाई जा सकती है। पहली चीज ये, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने पढ़ेंगे कि ड्यूटी किन किन चीजों पर नहीं लगाई जा सकती। तो ये ध्यान रखना, हर तरह का एक्साइजेबल आर्टिकल, किसी भी तरह का जो एक्साइजेबल आर्टिकल है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जा सकती है। ड्यूटी मतलब एक्साइज ड्यूटी, या वो दूसरी तरह से पूछ सकता है, याद है आपने ने पढ़ा था कि एक्साइज ड्यूटी का दूसरा नाम क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी किसमें बताया गया है? 26A में। तो किसी भी तरह का एक्साइजेबल आर्टिकल, एक्साइजेबल आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि दारू, ड्रग्स, बस एनडीपीएस एक्ट की चीजें नहीं होनी चाहिए,
एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है, एक मिनट, दारू, ड्रग्स, क्या नहीं होना चाहिए, एनडीपीएस का एक्ट नहीं वाली आइटम नहीं होनी चाहिए। बस हर चीज एक्साइजेबल आर्टिकल है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है या बोले काउंटर विलिंग ड्यूटी लगा सकता है। अब बात आती है कि जो एक्साइज ड्यूटी बोल दो या ड्यूटी बोल दो, किस पर नहीं लगाई जा सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको लेकर जो लिस्ट है, प्रॉपर लिस्ट है, वो याद रख लेना। एक्साइज ड्यूटी किन चीजों पर नहीं लगाई जा सकती। पहली चीज, कोई भी ऐसा ड्रग्स, कोई भी ऐसा मतलब एक तरह से स्पिरिट बोल दो, अल्कोहलिक सब्सटेंस बोल दो, जो मेडिसिन के लिए यूज होगा। दवाइयों के लिए अगर कोई अल्कोहलिक या फिर मान लीजिए कोई गांजे की चीज है, कोई अफीम है जो दवाइयों के लिए यूज हो रही है, उस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। टॉयलेटरीज के लिए यूज हो रही है, भाई मान लो टॉयलेटरीज के अंदर भी एक तरह से देखा जाए तो स्पिरिट होता है, एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई भी चीज यूज हो रही है ऐसी जो एक्साइजेबल आर्टिकल की कैटेगरी में आती है, जो एक तरह का कोई स्पिरिट है। तीसरा, कोई भी एक्साइज ड्यूटी किस पर नहीं लगेगा, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट ने मान लीजिए नोटिफिकेशन करके बोल दिया कि भैया इस चीज पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। और उसके अलावा चौथी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है अंडर सी कस्टम एक्ट या फिर टैरिफ एक्ट, अंडर सी कस्टम एक्ट या फिर टैरिफ एक्ट। ध्यान रखना जो क्वेश्चन आया था इस पर नहीं लगती है, तो उसमें ऑप्शन था मेडिसिन यूज वाली और टॉयलेटरीज वाली। तो ये क्वेश्चन है जिन पर बात बनती है। सेक्शन 25 है ये, कि एक्साइज ड्यूटी किस पर लगेगी, जितनी भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उन पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कोई भी ऐसी चीज जो एक्साइजेबल आर्टिकल की कैटेगरी में आता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लग सकती है। कौन सी ऐसी चीज है जिस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकती है, तो क्या क्या चीजें हैं, कोई भी ऐसा स्पिरिट या अल्कोहलिक सब्सटेंस जो दवाइयों बनाने के काम आ रहा है, टॉयलेटरीज पर्पज से यूज हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एग्जेम्प्ट है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है अंडर सी कस्टम एक्ट या अंडर टैरिफ एक्ट, उस पर एक्साइज ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगी। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी, अभी तक कोई भी डाउट? क्योंकि अब इसके अंदर एक दो ऐसी बातें हैं जो अपने को थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब ध्यान देना, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्साइज ड्यूटी को लेकर आप लोग मार्क लिख लेना। पहली चीज, एक्साइज ड्यूटी तो है, एक्साइज ड्यूटी तो चलो लगती है, एक्स्ट्रा सरचार्ज भी लगाया जा सकता है। दोबारा बोल रहा हूं, आपका जो एक्साइज ड्यूटी के जो सेक्शन है 25 से लेकर 27 है, उसके अंदर सिर्फ सेक्शन 25 और 27 का इंडेक्स देख लेना, बाकी सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जा सकता है। देखो सरचार्ज क्या होता है कि एक, जैसे मान लीजिए जहां पर फैक्ट्री होती है, मान लीजिए कहीं पर कोई दारू की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर उस चीज को लेकर पोल्यूशन हो रहा होगा। टैरिफ एक्ट है, निदा टैरिफ एक्ट है, जैसे नॉर्मल नाम दे देते हैं, फी को नाम दे दिया, कस्टम का नाम हो गया, टैरिफ मतलब एक तरह की फी ली जाती है जब कोई चीज इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है। प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज, अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट, अभी मान लो छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसने ये बोल दिया
कि मान लो छत्तीसगढ़ में कोई जिला है, उन्होंने बोल दिया कि इस जिले में जितनी भी दारू बन रही है उस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, तो अब नहीं लगेगी। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल, प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल, ऑब्वियस भाई जिस पे एक्साइज ड्यूटी लग सकती है, कहां गया, कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल। अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है भाई, मान लो किसी जिले के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करने के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो ऐसा हो जाता है ना। अब आ जाइए एक, ये तो हो गया बेसिक बात, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगेगा, एक्साइज ड्यूटी किस पर नहीं लगेगा, बस इतना याद रख लेना किस पर नहीं लगेगा। इसके अलावा चाहे आपके पास कोई मर्जी ऑप्शन आ जाए, उस पर लगेगा। अब आता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है ना, सरचार्ज होता है, ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई फैक्ट्री होती है, मान लीजिए किसी एरिया के अंदर फैक्ट्री है, तो ऑब्वियस है उस एरिया के अंदर फैक्ट्री है तो वहां का पानी पोल्यूट होगा ही होगा, वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा पोल्यूट होगा, क्योंकि हवा के अंदर अल्कोहलिक सब्सटेंस जाएगा, स्पिरिट होगा जो बहुत ही बेकार स्पिरिट होगा, वो नालियों के थ्रू बाहर भी जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो क्या होता है, उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार एक सरचार्ज लगा सकती है कि भैया आप ड्यूटी तो पे करोगे करोगे, पर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक्स्ट्रा ये फी और पे करोगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सरचार्ज। तो सरचार्ज लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, कितना लगाया जा सकता है ये याद रखना, अप टू 10%। कितना, 10% सरचार्ज लगाया जा सकता है। इस बात को लेकर कोई भी डाउट, ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई सरचार्ज लगाया जा सकता है, सरचार्ज किस सेक्शन में बताया गया है, 25, दो ही सेक्शन है, इंडेक्स के दो ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 25 और 27। सरचार्ज किस सेक्शन में लगाया जा सकता है, सेक्शन 25। सरचार्ज कितना लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 10%। एक चीज, अब आ जाइए दूसरी चीज, एक्साइज ड्यूटी को चलते फाइनेंशियल ईयर में, भाई फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी तो सरकार फिक्स करती होगी ना भाई, अभी मान लो 2025 है तो सरकार बोलती होगी ना कि 2025 में एक्साइज ड्यूटी कितनी होगी, 1%, 2%, 5%, 10%, 20, 50, 70, जो भी परसेंट होगा कि कितनी होगी, साल के शुरुआत में ये बात बताई जाती होगी। तभी तो जो दारू का ठेकेदार होगा उसको वो कैलकुलेट करेगा कि भाई मेरी कितनी दारू लगेगी, कितना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, कितनी मेरी एक्साइज ड्यूटी पड़ेगी, तभी वो अपना प्रॉफिट मार्जिन देख पाएगा ना कि मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो एक्साइज ड्यूटी तो साल के शुरुआत में बताया जाता होगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता होगा उसी की शुरुआत में बताया जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी हमेशा जो डिक्लेयर किया जाता है ना, जस्ट अ मिनट, यस, अब ध्यान देना, एक्साइज ड्यूटी जो डिक्लेयर होती है ना, वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल ईयर मतलब अगर अपने इंडिया के अंदर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यहां पर डिक्लेयर हो जाता है। बट फिर भी चलते फाइनेंशियल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इंक्रीज कर सकते हैं, वो डिक्रीज कर सकते हैं एक्साइज ड्यूटी को, एक्साइज ड्यूटी को ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, जिसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, जो एक बोला जाता है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है।
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। ये चीज ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्साइज ड्यूटी को कोई पास्ट की तारीख से लगा सकती है क्या, कि भाई मान लो आज 25 जनवरी चल रहा है 2025, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बोल सकती है क्या कि भाई ये जो एक्साइज ड्यूटी है ये 2 महीने पहले से लागू होएगी, कह सकती है ऐसा। तो एक्साइज ड्यूटी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, पर एक फाइनेंशियल ईयर से पीछे नहीं ले जा सकते आप। जो फाइनेंशियल ईयर है ना उससे पीछे नहीं ले जा सकते। ये ध्यान रख लेना कि मान लीजिए अगर आप 2025 के फाइनेंशियल ईयर का डिक्लेयर कर रहे हो, अभी 25 जनवरी चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होगा मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोटा मोटी आपका 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 वाला। तो 1 अप्रैल 2024 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है आप इसके अंदर आगे पीछे कर सकते हो कि भाई ये कब से लागू होगा, पर आप उससे पीछे नहीं ले जा सकते हो। तो अब ध्यान देना, एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला कौन सा सेक्शन है जो एक्साइज ड्यूटी को इंपोज करने की पावर देता है? एक। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? अभी इस पे आएंगे एक बार, चलो इतना याद कर सकते हो, एक्साइजेबल आर्टिकल। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी किन चीजों पर नहीं लगता है? तीन बातें, एक्साइज ड्यूटी का सेक्शन नंबर, एक्साइज ड्यूटी किन चीजों पर नहीं लगता है, देन सरचार्ज के बारे में सेक्शन कौन सा है, सरचार्ज कितना लगाया जा सकता है। एक्साइज ड्यूटी जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट एक फाइनेंशियल ईयर तक, उससे ज्यादा उससे पीछे नहीं ले जा सकते हो आप। अभी तक कोई भी डाउट? एक्साइज ड्यूटी के अंदर सिर्फ इतना ही है। हाँ, फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनल ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होता है? ऐसा होता है ना कि जो ये बजट होते हैं, रिवेन्यू की जो चीजें होती हैं, उनका एक साल चलता है। जो साल कहाँ से चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो अभी चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024। कैसे चल रहा है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025। 2025 ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उस एक्साइज ड्यूटी को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकती है। मतलब 25 जनवरी 2025 को डिक्लेयर कर रहा है कि फाइनेंस एक्साइज ड्यूटी कितना होगा, उस ड्यूटी को ये बोल सकते हैं कि ये ड्यूटी कब से लगेगी। ये कह सकते हैं कि भैया ये ड्यूटी लगेगी 1 अक्टूबर 2024 से, ये ड्यूटी लगेगी 1 सितंबर 2024 से, पर कितना पीछे नहीं ले जा सकते? 1 अप्रैल 2024 से पीछे नहीं ले जा सकते। वो जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पीछे नहीं ले जा सकते। बस इतनी सी बात है। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि एक्साइज ड्यूटी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पास्ट से पीछे की चीजों या पीछे के टाइम पर भी एक्साइज ड्यूटी चेंज की जा सकती है। यस, कोई भी डाउट अभी तक? दोबारा बता देता हूं एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो अपने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर किसमें है? सेक्शन 25। एक्साइज ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 6A। एक्साइज ड्यूटी किन चीजों पर नहीं लगती है? ये चार चीजें हैं। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है, टॉयलेटरी प्रिपरेशन के लिए, कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एग्जेम्प्ट है, कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है अंडर सी कस्टम एक्ट या अंडर टैरिफ एक्ट। एक्साइज ड्यूटी के अलावा एक और सेक्शन 25 में लगाया जा सकता है सरचार्ज। कितना लगाया जा सकता है? मैक्सिमम 10%। एक्साइज ड्यूटी जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं एक्साइज ड्यूटी को लेकर। अभी तक कोई भी डाउट? कुछ भी? एक्साइज ड्यूटी को लेकर सेक्शन 25, एक्साइज ड्यूटी किस पर लग सकता है, एक्साइज ड्यूटी किस पर नहीं लग सकता, ये सब चीजें। हाँ जी, बिल्कुल बता देता हूं। शुरू से बता देता हूं।
अपने आज के जो टॉपिक है ना, 2-3 टॉपिक है। सबसे पहला है एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी का या मतलब एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, क्योंकि एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी। और दूसरा जो बड़ा टॉपिक है, फीस वाला टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन के अंदर हम उसको खत्म कर देंगे। एक्साइज ड्यूटी और लाइसेंस। लाइसेंस मतलब जो सरकारें दारू बेचने के लिए जो परमिट देती है, उससे रिलेटेड अपने बातें पढ़ेंगे कि वो लाइसेंस कब कैंसिल हो सकता है, जिसको लाइसेंस दिया है वो कब सरेंडर कर सकता है, ये कुछ एक बातें। तो एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 25। सेक्शन 25 एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करता है। एक्साइज ड्यूटी का दूसरा नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या नाम है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6A के अंदर बताया गया है एक्साइज ड्यूटी का दूसरा नाम क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। कहां बताया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 6A में भी बताया गया है और सेक्शन 25 में भी। सेक्शन 25 कहता है कि एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किन किन चीजों पे एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है? एक्साइजेबल आर्टिकल। कोई भी ऐसी चीज जो एक्साइजेबल आर्टिकल की कैटेगरी में आती है, हाँ अभी बता देता हूं, ठीक है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है। अब बात आती भी जो ध्यान रखने वाली बात है, किन किन चीजों पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। 4 चीजें हैं जिन पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लग सकती। कोई भी ऐसी चीज जो मेडिसिन यूज के लिए हो रही है, कोई भी ऐसा ड्रग, कोई भी ऐसा स्पिरिट जो मेडिसिन यूज के लिए हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो टॉयलेटरी पर्पस के लिए, ये जो हम लोग मान लो, अगर मैं एग्जांपल लूं, हार्पिक है, तो हार्पिक के अंदर भी एसिडिक सब्सटेंस डलते हैं, कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वी कैन टेक इट एज ए स्पिरिट, उसको एक स्पिरिट की तरह बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एग्जाम्प्ट है कि इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। कोई भी ऐसी चीज जिस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग चुका है अंडर सी कस्टम एक्ट या अंडर टैरिफ एक्ट, उस पर एक्साइज। तो 4 चीजें हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। उसके बाद आ जाइए आगे की बात। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगेगा, एक्साइज ड्यूटी किस पर नहीं लगेगा। उसके बाद एक बात ध्यान रख लेना कि एक्साइज ड्यूटी जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर के लगता है। एक्साइज ड्यूटी किसके लिए डिक्लेयर होता है? फाइनेंशियल ईयर, कि भाई इस साल का एक्साइज ड्यूटी कितना होगा। तो नॉर्मली तो एक्साइज ड्यूटी डिक्लेयर हो जाता है, पर ऐसा है कि चलते साल में भी एक्साइज ड्यूटी को कम ज्यादा किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट चलते साल में जो भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2025 के लिए एक्साइज ड्यूटी डिक्लेयर कर दी, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 जनवरी 2025 को स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि इस साल के लिए जो एक्साइज ड्यूटी है वो इतनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, कर सकती है, कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा करे उस पूरे साल के दौरान। और इवन स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को पास्ट को लेकर, मतलब उसको पीछे की तारीख से भी कम ज्यादा कर सकती है। कि भाई मान लो 1 जनवरी 2025 को एक्साइज ड्यूटी डिक्लेयर किया 10%, स्टेट गवर्नमेंट 1 मई को ये बोल सकती है कि 1 जनवरी 2025 से एक्साइज ड्यूटी मानी जाएगी 15%, या या अगर कम करती है तो बोल सकती है मानी जाएगी 7%। तो स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्साइज ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्यूचर की तारीखों को लेकर ही बदलोगे, पास्ट की तारीख से भी आप बदल सकते हो। अब आता है एक सरचार्ज होता है। सरचार्ज ऐसा होता है, सरचार्ज हम नाम देते हैं वो टैक्सेस को, जो सरचार्ज लगाने का पावर तो हालांकि हर सरकार के पास होता है, वो टैक्सेस को जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। पर्टिकुलर पर्पस, जैसे भाई मान लो अगर अपने बात करें, कहीं पर भी कोई फैक्ट्री खुलती है तो ऑब्वियस है कि भाई उस फैक्ट्री से पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा। तो दारू की भी जो फैक्ट्रियां बनती हैं, एक तरह से होता क्या है, वो फैक्ट्रियों में दारू बनती है तो भट्टियां जलती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस है एयर एयर पोल्यूट होने के चांसेस होते हैं। जो अल्कोहलिक सब्सटेंस होता है वो कहीं ना कहीं से नालियों में जाता है तो वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस होते हैं। तो क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट सरचार्ज लगा सकती है कि भाई उस एरिया की डेवलपमेंट के लिए, उस एरिया में हो रहे पोल्यूशन को सही करने के लिए आपको एक्स्ट्रा और पैसा देना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा और टैक्स देना पड़ेगा। तो कोई भी टैक्स जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है, हम उसको नाम देते हैं सरचार्ज। तो यहां बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी तो लगा सकती है। एक्साइज ड्यूटी तो होता है कि भाई रिवेन्यू के तौर पर सरकार जो है दारू बेच रही है, जो लोग दारू बेच रहे हैं उनसे रिवेन्यू ले रही है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी।
सरचार्ज होता है जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगाया जाता है, वो लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। कितना? मैक्सिमम 10% सरचार्ज। ये कुछ एक बातें हैं एक्साइज ड्यूटी को लेकर। अभी तक कोई भी डाउट एक्साइज ड्यूटी में? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 25 एक्साइज ड्यूटी के अंदर, सेक्शन 25 और सब कुछ है भी इसी में बताया हुआ, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना। मोटा मोटी हेडिंग बता देता हूं आपको बाकी सेक्शंस की, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले आ जाइए सेक्शन 25, सॉरी सेक्शन 25। सेक्शन 25 एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर देता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करता है। सेक्शन 26 फॉर्मूला बताता है कि किस फॉर्मूले से एक्साइज ड्यूटी लगाया जा सकता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो बड़ा अजीब सा है, वहां से कोई क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। सेक्शन 27 जो है वो पावर देता है टू इम्पोज फी फॉर लाइसेंस। जो लाइसेंस परमिट किया जाता है ना, कि आप दारू बेच सकते हो, लाइसेंस बोल दो, परमिट बोल दो, उसके लिए फी ली जा सकती है। सेक्शन 27 नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेक्शन 27 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि वो सब ड्यूटी, वो सब फी जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लग रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थी, वही कंटिन्यू रहेगी। मैं मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ऐसा था कि किसी चीज पे स्टेट गवर्नमेंट फीस लगाएगा, किसी चीज पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा, तो वही वही पैटर्न चलता रहेगा, वही पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जब तक पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं करता। बस इतनी सी बात है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि भाई इसमें कुछ अलग कुछ नहीं है। कह रहे हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बातें बोली गई ना, इस चीज पे ये टैक्स लगा सकता है, इस चीज पे वो टैक्स लगा सकता है, तो बस वही कंटिन्यू रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस अगर पार्लियामेंट कुछ चेंज कर दे। तो पार्लियामेंट कह दे कि इस चीज पे टैक्स इतना होगा, इस चीज पे टैक्स ये लगाएगा, तो अलग बात है, अदरवाइज वही फॉर्मूला रहेगा, वही पैटर्न फॉलो होगा। नॉट इंपॉर्टेंट, अपने लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यस, कोई भी डाउट कुछ भी। फिर अपने आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस। सेक्शन 25 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अब आएंगे अपने लाइसेंस, नहीं पहले एक और चीज पढ़ेंगे, फिर आएंगे लाइसेंस पे। यस, कोई भी डाउट, फिर अपने आते हैं एक और क्या कहते हैं उसको, चार्जेस बोल दो, एक और तरह का। हाँ, जो अपने ने पहले जितना डिस्कशन किया था ना, सारा कुछ वो 25 में, सब कुछ 25 में था। सरचार्ज, टैक्स किस पे, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगेगी, किस पे नहीं लगेगी, सब चीजें 25 में थी। 25 के अलावा किसी में इतना कुछ है भी नहीं। चलो अब आ जाओ, एक है सुपरविजन चार्ज। बस नाम याद रख लेना, सेक्शन नंबर याद रख लेना, 25, 26, 27, 27 से 28, 28 से। सुपरविजन चार्ज किसमें है? सेक्शन 28A में। ये है क्या, ध्यान देना। होता क्या है ना, मान लीजिए कोई गोडाउन है, मान लो भाई कोई गोडाउन है, ठीक है।
जहां पर दारू रखी हुई है, तो ये कोई प्राइवेट लोगों को थोड़ी दी जाती है। ये गोडाउन किसकी कस्टडी में होता है? एक्साइज ऑफिसर की कस्टडी में, एक्साइज ऑफिसर की कस्टडी में। कोई फैक्ट्री है जहां पर दारू बन रही है, तो ऐसे थोड़ी होता कि दारू बन रही है, जो फैक्ट्री वाला है वो कैसे भी दारू बना रहा है, कितनी भी दारू बना रहा है, नहीं, उस पर ध्यान रखते हैं। एक्साइज ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, एक्साइज डिपार्टमेंट के 2-4 लोग वहां पर पोस्टेड होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं, सुपरविजन रखते हैं। क्या रखते हैं? सुपरविजन, कंट्रोल रखते हैं कि भाई ऐसा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गोडाउन में से ऐसा तो नहीं है दारू कितनी भी आ रही है और कितनी भी दारू जा रही है, फैक्ट्री वाला ऐसा तो नहीं है कि दारू बना बना के खुद ही बेच रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा। तो ये कुछ एक चीजें होती हैं जिसके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करता है। हम इस पे क्या बोलते हैं कि भाई दारू का, सॉरी, फैक्ट्री का, गोडाउन का, इन सब पे एक्साइज ऑफिसर्स रखे जाते हैं, जो लोग इन सब चीजों का सुपरविजन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये लोग मान लो एक्साइज ऑफिसर रखे जाते हैं, तो इन एक्साइज ऑफिसर्स को रखने का खर्चा लगता है, इनको सैलरी देना, ये सब खर्चा होना। तो यहां पर बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, कहां गया, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सुपरविजन चार्ज ले सकती है। क्या ले सकती है? सुपरविजन चार्ज। कि भैया हम आपकी फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहे हैं, हम आपके गोडाउन को सुपरवाइज कर रहे हैं, हमारा उसमें इतना खर्चा हो रहा है, आप हमको ये पैसा दो। सुपरविजन चार्ज लिया जा सकता है। सुपरविजन चार्ज किस किस लिए लिया जाता है? कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है इन सुपरविजन ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, जो भी चीजें हैं दारू को लेकर, जो दारू मतलब बेसिक नाम ले रहा हूं, इंटॉक्सिकेंट को लेकर जो भी चीजें हैं उनको सुपरवाइज करने में जो भी खर्चा हो रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है एज सुपरविजन चार्ज। एक चीज स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी को? बिल्कुल कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी एग्जेम्प्ट भी कर सकता है, किसी को भी, किसी कंपनी को, किसी फर्म को एग्जेम्प्ट भी कर सकता है कि आपको सुपरविजन चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज है। अब ध्यान रखना अपने को जो पढ़ना है, पहला चीज, कौन सा सेक्शन है जो सुपरविजन चार्ज की बात करता है? 28A। लिख देता हूं, हालांकि अपने अमेंडमेंट अलग से भी पढ़ेंगे। सेक्शन 28 किस अमेंडमेंट से जुड़ा है, बस इतना ध्यान रख लेना, 2004 की उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सुपरविजन, कौन स्टेट गवर्नमेंट सुपरविजन चार्ज लगा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी चीज को एग्जेम्प्ट भी कर सकता है कि इस चीज पे सुपरविजन चार्ज नहीं लगेगा। तो सुपरविजन चार्ज लगाया भी जा सकता है और एग्जेम्प्ट भी, किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है, इसमें कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं है। तो बस अपने इतना ध्यान रख लेना, सुपरविजन चार्ज किस सेक्शन का है? सेक्शन 28A। 25 एक्साइज ड्यूटी, 27 फीस फॉर लाइसेंस, 28A सुपरविजन चार्ज। इतनी सी बातें हैं, ये 3 सेक्शन है जिनके इंडेक्स पर ध्यान रखना। कोई भी डाउट अभी तक? एक मिनट, हाँ, यस, कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? फिर अपने आगे चलते हैं लाइसेंस को लेकर, जो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आप मान के चलना, मतलब 100 नहीं तो 90% मान के चलना कि जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है पूछ लो, फिर अपने लाइसेंस का टॉपिक चालू करते हैं, जिसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे: कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, विड्रॉल ऑफ लाइसेंस, सरेंडर ऑफ लाइसेंस।
चलिए भाई आ जाओ, अब अपना टॉपिक चालू करें। लाइसेंस। लाइसेंस, वैसे तो लाइसेंस को लेकर जो है आपके सेक्शन 18 बात करता है, जो बोलता है कि भाई बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के आप ना तो कोई दारू बना सकते हो, बेच सकते हो, ये सब चीजें। अपने यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहला कैंसलेशन या सस्पेंड होना लाइसेंस। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक विड्रॉ करना लाइसेंस। तीसरा टॉपिक सरेंडर करना लाइसेंस। अब ये होता क्या है मोटा मोटी पहले ये देख लेना। तीन चीजें हैं, कैंसल, विड्रॉ और सस्पेंड। कैंसल का तो मतलब होता है जिसको लाइसेंस दिया था ना, लाइसेंस, परमिट, पास, जिसको ये दिया गया था उसने कोई गलती की है, उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं की है, उसका ब्रीच कर दिया, उसको कोई फी पे करना था, कोई एक्साइज ड्यूटी पे करनी थी, उसने पे नहीं किया, वो किसी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट पाया गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो मोटा मोटी क्या होता है इसके अंदर, लाइसेंसी की, जिसको हमने लाइसेंस दिया होता है, हमने मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया होता है, उसकी गलती होती है, उसने कोई ब्रीच किया होता है और तब उसका लाइसेंस कैंसिल होता है या सस्पेंड होता है। इसका अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका इफेक्ट पढ़ना है। इफेक्ट ऐसा होता है कि अगर किसी का लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा रहा है ना, तो वहां पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको 12 साल का, सॉरी 1 साल का, मतलब 12 महीने का लाइसेंस दिया 12,000 रुपए में। कितने का? 12 महीने का लाइसेंस दिया 12,000 रुपए में। 3 महीने बाद उसका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड हो गया, कैंसिल या फिर सस्पेंड हो गया। अब देखा जाए तो 9 महीना तो लाइसेंस वो यूज नहीं कर सकता। तो यहां पर बात आती है कि अगर कानून किसी का लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने पूरे साल का पैसा जमा करा रखा था, तो जो बचा हुआ टाइम है उसका पैसा उसको रिफंड होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो हर महीने लाइसेंस का पैसा देता था, लाइसेंस तो पूरे साल का दिया था पर हर महीने लाइसेंस का पैसा देता था, तो बात आती है कि क्या जो बचा हुआ पैसा है वो उससे लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। यहां ये सब बातें ध्यान देने वाली है। देन कम्स विड्रॉल। विड्रॉल में क्या होता है, सिंपल ध्यान रख लेना, लाइसेंसी की गलती नहीं होती है, कानून जो होता, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उससे लाइसेंस लेती है किसी भी वजह से। फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को दारू की दुकान खोलने का लाइसेंस दिया कि भैया तुम दारू की दुकान एक जगह खोल लो, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ दारू की दुकान नहीं खुलेगी। अब सरकार दबाव में आ जाती है, अब सरकार वो लाइसेंस रद्द कर देती है। अब यहाँ लाइसेंसी की तो कोई गलती नहीं है, सरकार ने परमिशन दिया था और उसको लाइसेंस दिया था, सरकार उससे लाइसेंस वापस ले लेती है। यहां पर भी हमको पढ़ना है कि विड्रॉल के अंदर क्या क्या बेसिक बातें हैं, कितने दिनों का नोटिस दोगे, अगर दोगे तो नहीं, नोटिस देना जरूरी है या नहीं, इसका भी इफेक्ट क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपने उससे 1 साल का लाइसेंस का पैसा ले रखा है तो पैसा रिफंड होगा नहीं होगा, ये सब चीजें। ठीक है, देन कम सरेंडर। सरेंडर एक तरह से ऐसा होता है, लाइसेंस में तो, कैंसल में तो क्या होता है कि जिसको लाइसेंस दिया होता है उसकी गलती होती है और अथॉरिटी उससे लाइसेंस ले लेता है। सरेंडर में क्या होता है, जिसको लाइसेंस दिया होता है ना वो खुद जाके अपना लाइसेंस सरेंडर कर देता है। मान लो भाई लाइसेंस सरेंडर क्यों कर रहा है, वो लाइसेंस सरेंडर कर रहा है कि वो कह रहा है सर मेरे से ठेका नहीं चल पा रहा, जो दारू का ठेका मैं नहीं चला पा रहा, या वो उसको लगता है कि यार अपने तो 1 साल का लाइसेंस है पर 3-4 महीने में उसको पता लग जाता है कि यार इसमें तो बहुत नुकसान है अपने को जितनी दारू बेचनी है, जितना अपने को टैक्स देना है, इतना तो अपने कमाई नहीं कर पाएंगे। वो क्या करता है, लाइसेंस जाके सरेंडर कर दे, साहब मेरे को नहीं काम करना। यहां पर भी ये बात उठती है कि भाई अगर वो सरेंडर करता है तो क्या जो भी उसका मान लीजिए उसने पूरे साल का पैसा दे रखा था वो उसको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सरेंडर के अंदर कोई नोटिस देने की जरूरत है या नहीं है। ये कुछ एक बेसिक बातें हैं, बातें बहुत सिंपल है यहाँ पे पर उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता रहा हूं, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी कानून उठा लेना, आप लोग माइनर लॉज को लेकर थोड़े से ऐसे तंग हो गए कि यार माइनर लॉज बड़े अजीब अजीब से हैं, बीच बीच में ऐसे कुछ आएंगे, तो उनमें ध्यान रखना, उनमें वो सेक्शन जिनकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, बड़ी सिंपल है, वो सारे के सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, चलिए अब अपने आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आते हैं कैंसिलेशन, सीधा है कैंसिलेशन, 31 है, 32 विड्रॉल है, 33 सरेंडर है। ठीक है, 31 कैंसिलेशन है, 32 विड्रॉल है,
33 सरेंडर है। अब आ जाइए सबसे पहले कैंसलेशन। दो टॉपिक है इसमें, चाहे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, चाहे तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। लाइसेंस बोल दो, परमिट बोल दो, पास बोल दो, परमिट बोल दो, पास बोल दो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है कि लाइसेंस कैंसल या फिर सस्पेंड किन किन वजह से हो सकता है। बोल दो, यहां पर बहुत लंबी लिस्ट है, अपने बस मोटा मोटी ध्यान रख लेना। पहला, अगर वो बंदा एक्साइज ड्यूटी या कोई भी फी पे नहीं करता, पे नहीं करता। दूसरा, वो बंदा कोई भी ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है, उसको कहा था कि भैया दारू का ठेका इतने बजे तक चलाओगे, रात के 11 बजे दारू का ठेका बंद कर दोगे, वो नहीं करता, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। तीसरा, वो बंदा कन्विक्ट होता है फॉर एनी ऑफेंस, जो लाइसेंस ही है ना, जिसको लाइसेंस दिया गया उसकी बात हो रही है, एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या फिर कन्विक्ट होता है फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। उसके अलावा और भी है कि वो बंदा एक मिनट, वो बंदा ब्रीच करता है ऑफ एनी लॉ, सिंपल सा याद रख लेना, ऑफ एनी लॉ। मोटा मोटी ये कुछ एक कंडीशन है। इन कंडीशन में जो है स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ही देता है, तो इसका जो उसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है। अब ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी का भी लाइसेंस या तो कैंसिल हो रहा है या फिर किसी का भी लाइसेंस मान लीजिए चाहे सस्पेंड हो रहा है, चाहे तो कैंसिल हो रहा है चाहे सस्पेंड हो रहा है, ना तो उसको कोई पैसा रिफंड होगा कि वो ये बोल दे कि अरे सर मेरे तो भी 3 महीने बाकी हैं, मुझे 3 महीने का जो मैंने लाइसेंस का पैसा दिया वो वापस दो ना। कोई भी किसी भी तरह का पैसा ना तो रिफंड होगा, ना ही किसी भी तरह का पैसा कोई वापस रिफंड होगा, या बोल दो ना ही उसे किसी तरह का कंपेंसेशन मिलेगा। एक चीज, दूसरी चीज, अगर उसके कैंसल लाइसेंस कैंसल या सस्पेंड होने की वजह से कुछ भी उसके होने की वजह से सरकार को कोई भी एक्साइज रिवेन्यू का नुकसान हुआ है, तो सरकार उससे वो एक्साइज रिवेन्यू भी ले सकती है। क्या ले सकती है? एक्साइज रिवेन्यू ले सकती है। तो मोटा मोटी दो बातें ध्यान रखना, पहला तो कैंसिलेशन और सस्पेंड हो गया, उसके बाद एक चीज, अगर किसी का लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होता है, नो रिफंड ऑफ फी, नो कंपेंसेशन, नो कंपेंसेशन किसी भी तरह का, एंड वो लायबल भी होगा अगर कोई एक्साइज रिवेन्यू का लॉस होता है, फॉर लॉस ऑफ एक्साइज रिवेन्यू, कि भाई उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ तो उसकी वजह से 2 महीने दुकान बंद रहनी पड़ी, 2 महीने दुकान बंद हुई, तो अगर दुकान बंद हुई है तो उसकी वजह से सरकार को कितना रिवेन्यू का नुकसान हुआ है वो भी उससे लिया जा सकता है। तो इन शॉर्ट यहां पर वो हर चीज के लिए लायबल होगा। अगर लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होता है ना, तो वो हर चीज के लिए लायबल होगा। तो अब ध्यान रख लेना, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस में क्या है, किन किन कंडीशन में लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होगा, जब लाइसेंसी की गलती होगी। अगर लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होता है उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और अगर उसकी वजह से मतलब लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होने की वजह से सरकार को कोई एक्साइज रेवेन्यू का नुकसान हुआ है तो वो भी उससे लिया जाएगा। यस, अभी तक कोई भी डाउट कुछ भी? कैंसिलेशन सस्पेंशन दोबारा बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या क्या, सेक्शन नंबर जो कैंसिलेशन या सस्पेंशन की बात करता है, बस मोटा मोटी इतनी बात याद रख लेना, अगर लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होता है तो उसको ना तो कोई पैसा वापस मिलेगा, ना ही उसको कोई कंपेंसेशन मिलेगा, मतलब उस पर सारी लाइबिलिटी होगी, लाइसेंसी की कोई राइट नहीं बनेगी।
यस, लाइसेंस कैंसिलेशन या सस्पेंड के अंदर कोई भी डाउट। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है इसके अंदर, ठीक है। ये तो फिर भी इजी था, कैंसलेशन, सस्पेंशन, विड्रॉल हो गया। विड्रॉल ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 32, इसके अंदर जो बातें हैं, सबसे पहली चीज ग्राउंड, कि लाइसेंस को विड्रॉ कौन कर सकता है। कौन तो सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ करता है, जिसने लाइसेंस दिया है ना वो विड्रॉ करता है, स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकता है। अब पहले ही बता चुका हूं भाई, यहां पर ग्राउंड क्या होता है, लाइसेंसी की गलती नहीं होती है, तो यहां हम ग्राउंड क्या बोलते हैं कि विड्रॉ हो सकता है ऑन एनी ग्राउंड अदर देन सेक्शन 31, कि भाई लाइसेंसी की गलती नहीं होती है, उसके अलावा कोई भी ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड पे स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस को विड्रॉ कर सकता है। अब आती है बात, अगर लाइसेंस विड्रॉ होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो ध्यान देना उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। पहला, यहां पर ऑब्वियस है कि भाई लाइसेंसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि लाइसेंसी की कोई गलती नहीं है तो उसका पैसा मिलेगा उसको। ब्रीच ऑफ कंडीशन ऐसा हो जाता है नीतू जी, जैसे मान लो कि भाई उस पर्सन को मान लीजिए कहा था, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कंडीशन में एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई उसको कहा था कि भाई रात के 11 बजे तक दारू का ठेका बंद करोगे, और वो नहीं बंद कर रहा। उसको कहा था कि भाई मान लो 26 जनवरी है कल, तो 26 जनवरी को दारू का ठेका बंद होता है, आप उस दिन बंद रखोगे, उसने नहीं बंद रखी, तो दैट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। जो सरकार का और लाइसेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एग्रीमेंट जो होता है, उस एग्रीमेंट में जो कंडीशंस होती हैं उसको लेकर अगर कोई ब्रीच होता है तो। अब आते हैं इफेक्ट। अब इफेक्ट में ध्यान रखना, क्योंकि लाइसेंसी की गलती नहीं होती है तो यहां पर उसको रिफंड होता है, रिफंड होगा ऑफ एनी डिपॉजिट, जो भी उसने पैसा डिपॉजिट किया है वो उसको रिफंड होगा, एक चीज। दूसरा, उसको कंपेंसेशन भी मिल सकता है। कितना कंपेंसेशन, जो एक्साइज कमिश्नर बताएगा। अगर एक्साइज कमिश्नर को लगता है कि यार इसको कुछ कंपेंसेशन भी दो, तो उसको कंपेंसेशन भी मिल सकता है। तीसरा, उसको जो लाइसेंस फी है ना वो रिफंड हो सकती है फॉर 15 डेज, मतलब 15 दिन की जो लाइसेंस फी है वो रिफंड हो जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी सरकार किसी का लाइसेंस विड्रॉ करती है तो उसको नोटिस देती है कि 15 दिन तक, 15 दिन के बाद हम आपका लाइसेंस वापस ले लेंगे। तो सरकार क्या करती है कि हमने आपको नोटिस दे दिया, 15 दिन, जो हमने 15 दिन का नोटिस दिया है उसका हम आपको पैसा वापस दे देंगे। उसके बाद तो आपके पास ना तो आपके पास लाइसेंस था, और आपने अगर कोई पैसा जमा कराया, जैसे नहीं रिफंड ऑफ डिपॉजिट, आपने जो पैसा जमा कराया था वो हमने आपको वापस दे दिया, तो ना तो आपको कोई नुकसान हुआ है, ना ही हम आपको कोई नुकसान देने के फिर लायबल हुए। तो सरकार क्या करती है ना, अपने आप को सेफ करने के लिए क्या कर देती है, उसको बोलती है कि भैया हमने तुम्हारा जो तुमने हमें पैसा जमा कराया था एज ए सिक्योरिटी या कुछ भी, वो हमने तुम्हें वापस दे दिया। अगर हमको सही लगा तो हम तुमको कुछ कंपेंसेशन दे देंगे, पर लाइसेंस की फीस सारी वापस नहीं देंगे। लाइसेंस की फीस हम कितनी देंगे भाई, अगर तुमने कोई एडवांस फी कर दे रखी है, कोई भी एडवांस फी, तो वो तो यहां आ गई, यहां रिफंड हो गई। पर अगर तुमने कोई लाइसेंस की पहले की कोई फीस दे रखी थी, तो उतना तो तुमने लाइसेंस यूज ही कर लिया। और 15 दिन की फीस हम तुमको क्यों रिफंड कर रहे हैं, क्योंकि हम नोटिस ही 15 दिन का देते हैं। क्या होता है, जो लाइसेंस विड्रॉ होता है, विड्रॉ होता है, वो जरूरी नहीं है नोटिस हो, पर ज्यादातर होता है, ठीक है। वो विड्रॉ होता है आफ्टर नोटिस ऑफ 15 डेज, आफ्टर नोटिस ऑफ 15 डेज,
या इवन विड्रॉ हो सकता है विदाउट नोटिस। सरकार की इच्छा है, बिना नोटिस के भी विड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर नोटिस दिया जाएगा तो 15 दिन का दिया जाएगा। अब ध्यान देना, कैंसिल सस्पेंशन में बस इतना ध्यान रखना, कैंसिल सस्पेंशन का सेक्शन नंबर क्या है, और अगर लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होता है उस बंदे को कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। पर वहीं पर अगर लाइसेंस विड्रॉ होता है तो उस केस के अंदर अगर उसने कोई एडवांस पैसा जमा करा रखा है वो उसको वापस होगा, उसको कंपेंसेशन भी मिल सकता है जितना एक्साइज कमिश्नर बोलेगा। और अगर उसको मान लीजिए कोई उसने लाइसेंस की कोई फीस दे रखी है तो लाइसेंस की फीस वापस होगी कितने दिनों की, 15 दिनों की, सारी नहीं 15 दिनों की। क्यों? क्योंकि लाइसेंस जब विड्रॉ होता है तो सरकार उसको पहले नोटिस देती है, कितने दिनों का, 15 दिनों का। हालांकि नोटिस देने के लिए सरकार कोई बाउंड नहीं है, चाहे तो विड्रॉ कर सकती है बिना नोटिस के भी। कोई भी डाउट कुछ भी इस चीज को लेकर, विच इज विड्रॉल ऑफ लाइसेंस, इतना ही है इसके अंदर, विड्रॉल के अंदर। विड्रॉल को लेकर कोई भी डाउट? फिर अपने आते हैं सरेंडर। यस, कोई भी डाउट? फिर अपने आते हैं अगला टॉपिक विच इज सरेंडर ऑफ लाइसेंस, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए अगला पॉइंट। सरेंडर ऑफ लाइसेंस, सेक्शन 33। सेक्शन 33 सरेंडर के बारे में बात करता है। अब ध्यान देना, सरेंडर को अपने सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई जो लाइसेंस ही होता है ना, जिसको लाइसेंस दिया जाता है, वो अपना जो लाइसेंस है वो सरेंडर करता है। वो सरेंडर करता है, वो कहता है कि सर मेरे को दारू का ठेका नहीं चलाना, मुझे काम नहीं करना, आप अपना लाइसेंस वापस ले लो। वो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ दारू के ऊपर स्टेट की इनकम होती है, और भी तो बहुत इनकम होती है। टूरिस्ट हुआ, इंडस्ट्रीज हुई, आपके मिनरल्स हुए, बहुत बहुत है स्टेट के पास पैसा कमाने के जरिए। अब आ जाइए क्या है पहली चीज, लाइसेंसी अगर कभी भी अपना लाइसेंस सरेंडर करेगा तो पहले 1 महीने का नोटिस देगा। 1 महीने का नोटिस देगा। किसको देगा? 1 महीने का नोटिस देगा टू कलेक्टर, जो जिले का कलेक्टर होगा ना, जहां वो अपनी जो भी लाइसेंस वाला काम कर रहा होगा, उसका 1 महीने का नोटिस देगा कलेक्टर को कि सर मैं लाइसेंस सरेंडर करना चाहता हूं, और उसके बाद वो लाइसेंस सरेंडर कर सकता है। तो अब ध्यान देना, सरेंडर का सेक्शन, अगर लाइसेंसी अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहेगा तो कितने महीने का नोटिस देगा? 1 महीने का नोटिस देगा। नोटिस किसको देगा? कलेक्टर को देगा। 1 मिनट यार, 1 महीने का नोटिस देगा। नोटिस किसको देगा? कलेक्टर को देगा। अब आ जाइए आगे की बात, सरेंडर ऑफ लाइसेंस। अब आ जाइए सबसे पहली बात, इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट इसमें कुछ नहीं है। अगर आप लाइसेंस सरेंडर करते हो तो यहां पर भी आपको जो रिमेनिंग पीरियड है ना, जो भी आपका बचा हुआ टाइम है जिसका आपको लाइसेंस दिया हुआ था, उसका आपको फी पे करना होगा। रिमेनिंग पीरियड का फी पे करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो लाइसेंस सरेंडर कर रहा हूं, बचे हुए टाइम का मैं क्यों लाइसेंस का फी पे करूं। आपको फी पे करना होगा। हालांकि इसमें अपवाद है
कि जो एक्साइज कमिश्नर है ना, वो चाहे तो आपकी फी माफ कर सकता है, फी माफ कर सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है। अब ध्यान देना, जो ज्यादातर होता है इस सेक्शन का मिसयूज किया जाता है। जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है ना कि यार इस ठेके से अपने ने इतना पैसा कमा लिया, अब इसमें से पैसा नहीं आएगा, वो लोग अपना लाइसेंस सरेंडर कर देते हैं। और जो कि उनकी सरकारों में चल रही होती है, वो अपना पैसा भी माफ करवा लेते हैं। जो फैक्ट लाइसेंस की फीस का पैसा होता है ना, वो भी माफ करवा लेते हैं। अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने बस इतना ध्यान रखना, सरेंडर हो सकता है, हो सकता है। किसको नोटिस देना होगा? कलेक्टर को। कितने महीने का? 1 महीने का। क्या इसका इफेक्ट क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं है भैया, जितना पैसा आपने पे करना था लाइसेंस का, वो पे करना पड़ेगा। हाँ, एक्साइज कमिश्नर माफ कर दे तो अलग बात है। क्वेश्चन, सरेंडर के बारे में क्या सेक्शन है? लाइसेंस सरेंडर करते टाइम नोटिस किसको देना होता है? लाइसेंस सरेंडर करने के लिए कितने महीने का नोटिस देना होता है? विड्रॉल के अंदर क्वेश्चन, अगर विड्रॉल होता है, विड्रॉल कौन कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट। जिस अथॉरिटी ने लाइसेंस दिया है वो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ अगर किया जाता है लाइसेंस, तो क्या उसको पैसा रिफंड होगा? बिल्कुल होगा। जो भी उसने एडवांस पैसा दिया है वो रिफंड होगा। इवन अगर एक्साइज कमिश्नर को सही लगता है तो उसको कंपेंसेशन दे सकता है। और अगर उसने लाइसेंस की कोई फी पे कर रखी है तो 15 दिन की फी उसको वापस होगी। विड्रॉल चाहे तो नोटिस पे हो सकता है, चाहे तो बिना नोटिस के भी हो सकता है। देन अगला पॉइंट, कैंसलेशन और सस्पेंशन। बस इतना सा बात याद रखना है कि लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कब होता है? जब लाइसेंसी की गलती होती है। और अगर लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड होगा, लाइसेंसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं, कोई कंपेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। ये है लाइसेंस को लेकर कुछ एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कोई भी डाउट, कुछ भी, फिर जो बचे हुए छोटे मोटे सेक्शन है वो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, वहां से आता कुछ भी नहीं है, बट फिर भी बात कर लेते हैं। विच इज सेक्शन 28, 29, 30 वाले जो 2-3 सेक्शन है, कि बोलते क्या है ये लोग, बस और कुछ नहीं चाहिए अपने को। यस, कोई भी डाउट कुछ भी फिर आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर अपने जो अपना छोटा मोटा जो सेक्शन है लाइसेंस को लेकर वो पढ़ते हैं। अब आ जाइए लाइसेंस को लेकर जो कुछ एक, सबसे पहले सेक्शन 28। सेक्शन 28 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है, सेक्शन 28, कि लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ फीस। ऑन पेमेंट ऑफ फीस, आप फी पे करके लाइसेंस ले सकते हैं। लाइसेंस में सरकार चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी टर्म एंड कंडीशन डाल सकती है, जो भी उनको सही लगता है वो टर्म एंड कंडीशन डाल सकती है। तो सेक्शन 28 कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि कोई भी लाइसेंस होगा तो उस पर आपको फी पे करनी होगी, बस, नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 29, ध्यान देना, सेक्शन 29 सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि लाइसेंस देते टाइम जो गवर्नमेंट है या जो भी अथॉरिटी है वो सिक्योरिटी भी ले सकती है। क्या ले सकती है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस चीज की? कि भाई मान लो उसको बोला कि भाई तुम लाइसेंस की फी मंथली जमा कराओगे, तो हमको ये सिक्योरिटी जमा कराओ कि तुम हर महीने लाइसेंस की फी जमा कराओगे। ये चीज की सिक्योरिटी, कि कल को तुम ऐसा नहीं है कि तुम पैसा ही नहीं जमा करा रहे हो, हम कहां से तुम्हारे से पैसा रिकवर करेंगे, तो सिक्योरिटी ले सकता है। सेक्शन 30, सेक्शन 30 फिर भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। लाइसेंस के अंदर किसी भी तरह का, किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है, मान लीजिए कोई फॉर्मेशन में कोई गलती हो गई, कोई चीज एरर हो गया, कोई टाइपिंग में एरर हो गया, कुछ भी, किसी भी तरह का एरर है, किसी भी तरह का ओमिशन है, लाइसेंस इनवैलिड नहीं होगा। लाइसेंस इनवैलिड नहीं होगा। लाइसेंस के अंदर कोई भी एरर, ओमिशन, टेक्निकल डिफेक्ट है, लाइसेंस इनवैलिड नहीं होगा। एक चीज, अगर कोई क्वेश्चन उठता है कि भाई लाइसेंस में ये टेक्निकल डिफेक्ट है या नहीं,
लाइसेंस में एरर ओमिशन है या नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एक्साइज कमिश्नर। कौन डिसाइड करेगा? एक्साइज कमिश्नर। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसेंस में अगर कोई एरर है, कोई ओमिशन है, लाइसेंस इनवैलिड नहीं होता। कोई क्वेश्चन उठता है कि लाइसेंस में एरर है या ओमिशन है, कौन डिसाइड करेगा? किसका डिसीजन माना जाएगा? एक्साइज कमिश्नर का। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, 28 ए तो वो है सरचार्ज। 28 ठीक है, 28 ए है आपका, सॉरी सरचार्ज क्या बोल दिया, सुपरविजन चार्ज। सरचार्ज तो 25 है, सुपरविजन चार्ज। ठीक है, 28 29 28 29 इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 31 32 33 इनको मार्क कर लेना। उसके अलावा 25 मार्क कर लेना। उसके अलावा 28 ए मार्क कर लेना, बस और कुछ भी नहीं। कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। आधी एक्साइज एक्ट हो चुका है। कितना? आधा आपका एक्साइज एक्ट हो चुका है। आपको इस आधे एक्साइज एक्ट के कल क्वेश्चन मिलेंगे और कल आपका इसका टेस्ट होगा। सेक्शन 1 to 33 एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा आपका कल। ओके, पहले ही बता रहा हूँ, देखो क्लास नोट्स आपके पास हैं। क्लास नोट्स के अंदर आपको सिर्फ इतना ही देखना है, अगर आप लेक्चर के मतलब क्लास नोट्स अपने ओपन करके रखो और लेक्चर को साथ में पढ़ो तो आप समझ सकते हो कि क्लास नोट्स में क्या लिखा हुआ है। आप उस क्लास नोट्स के हिसाब से आपके अगर खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लो। हमको जैसे समय मिलेगा हम आपको जो भी आपके माइनर और लोकल लो हैं उनके प्रॉपर प्रिंटेड नोट्स भी दे देंगे। जितना क्लास नोट्स में आपका है उतने ही आप एमसीक्यूज वहीं से पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो कल आपका एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा। अच्छा सैटरडे है ना, ठीक है, कल संडे है। आपका एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा, जो एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा फ्रॉम सेक्शन 1 to 33। यस, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज अपनी तरफ से क्लास खत्म है। चलिए ठीक है फिर, ओके देन, थैंक यू। बाकी शाम को क्लास अपने करेंगे।